रात भर बैठकर यूट्यूब पर एक पत्नी कुछ चीज़ों को सर्च करती है। वो टाइप करती है कि पति को आसान मौत कैसे दी जाए। वह यह तक ढूंढती है कि ना चाकू चलाना पड़े, ना बंदूक चलानी पड़े, और जो पति है वो चुटकियों में खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद वो फौरन एक कॉल करती है। किसको? वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है, मुझे आइडिया मिल गया। एक ऐसा आइडिया मिला है जिससे पुलिस तक हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस को भी भनक नहीं लगेगी कि हम दोनों ने मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतारा है। फौरन तुम मेरे घर चले आओ और मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। दोस्तों, ये पूरा मामला तेलंगाना के है। ये तेलंगाना में एक है, करीमनगर पड़ता है, वहीं का मामला है। यहाँ पर एक पत्नी जो ऐसा षड्यंत्र रचती है कि मतलब कि अपने पति के कान में कुछ ऐसी चीज़ डालती है जिससे मौके पर ही उसके पति की मौत हो जाती है और पुलिस कातिल को ढूंढने लगती है। पुलिस को लगता है कि आखिरकार कातिल कहाँ चला गया, कौन ऐसा शख्स है जिसने कातिल को ही गायब कर दिया। कहीं पर भी पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिलता है। लेकिन फिर यही बीवी एक ऐसी गलती कर बैठती है इस पूरे घटनाक्रम का भांडा पुलिस के सामने आ जाता है। दरअसल जिस शख्स की मौत हुई होती है उसका नाम संपत होता है और उसके कान में कोई ऐसा पदार्थ डाला गया होता है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और पत्नी ने यह पूरा तरीका बड़े ही चालाकी से अपनाया। जो संपत है उसकी शादी हुई थी रमा देवी के साथ। रमा देवी और संपत के बच्चे भी थे। परिवार बहुत ठीक ठाक अच्छे से गुजर रहा था। संपत जो था वो एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मी का काम करता था और वहीं पे रमा देवी जो होती हैं वो एक नाश्ते का ठेला लगाती हैं जिसपे वो साउथ इंडियन के कुछ डिशेज बेचते हैं। लोग दोनों मिलके बेचा करते थे। अधिकतर टाइम उस दुकान पे रमा देवी ही हुआ करती थी। होता क्या है, अब आते हैं थोड़ी कहानी को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। वो कि संपत जो होता है उसकी कहानी होती क्या कि वो दारू पीने लगता है, ड्रिंक करने लगता है, शराब का मतलब समझिए नशे के आदी हो जाता है। धीरे धीरे संपत घर आता है तो शराब पी कर आता है। शादी के बाद जब भी उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि वो धीरे धीरे जब भी आता है पत्नी से लड़ाई झगड़ा, जानते हैं आप लोग दारू पीने के बाद क्या होता है। लेकिन जैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं संपत और अधिक ड्रिंक करने लगता है। जब वो अपनी सफाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता है उसके बाद जब भी वो शाम को लौटता है अक्सर उसके हाथ में बोतल होती है। दारू पीता हुआ उसके पास उसके मुंह से बदबू आ रही होती है। अब इस पर क्या होता है, पत्नी जाहिर सी बात है भाई, कोई भी पत्नी होगी वो टोकेगी बोलेगी और इस पर झगड़ा बढ़ते जाता है। झगड़ा बढ़ने के बाद भी उस पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी पत्नी को उल्टा मारता पीटता है। अब रमा देवी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वो अक्सर अपने पति से लड़ती और साथ साथ उससे ये भी ताना भी देती थी, कहती कि तुम्हारी कोई कमाई से कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारी कमाई से तो घर भी नहीं चलता। अगर मैंने ये नाश्ते का ठेला ना लगाया होता तो आज हम और हमारे बच्चे रोड पे भीख मांगते। अगर मैं सुबह सुबह लोगों को नाश्ता ना कराती और अगर ये सब काम ना कर रही होती तो आज हम लोग का गुजारा पाना, तो उनके कहने का ये मतलब था कि हम लोग एकदम हालत ऐसी बद से बदतर हो जाते तुम्हारे दारू के चक्कर में। तुम अपनी दारू के चक्कर में यहाँ से भी उठा लेते हो, हमारे भी पैसे उठा लेते हो। और हम सब जानते हैं कि भाई वो सफाई कर्मी था, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं। और उसकी वाइफ जो रमा देवी और सुबह सुबह अक्सर मान लिया ऑफिस के जो भी ऑफिस के लोग जाते हैं उनको नाश्ता बना के खिला देती थी। तो 2 रुपया वहाँ से आता तो वही महिलाएं हैं, धीरे धीरे वो जानती हैं कैसा क्या होता है।
ऐसे में कई बार होता क्या है कि वो जब सुबह नाश्ता करती है तो वहाँ पे एक दुकानदार पे जैसे एक व्यक्ति का आना जाना होता है, मुलाकात होती है उस व्यक्ति से, क्योंकि उसी ठेले पर जब भी वो उसके यहाँ खाना खाता आता है, दोनों में पहले बातचीत होती है। अब होता यह है कि दुकानदार जो होता है, जो आता है खाना खाने, वो कई बार जो उस ठेले पर वहाँ जो लगाती थी, इस लोकेशन पे वहाँ आने जाने लगा। उस दुकानदार का नाम था रजैया। अब रजैया से इस रमा देवी की लगातार मुलाकात हुई। घर पे मार झगड़े, इधर ये, भाई जाहिर सी बात है, भावनाएं कहीं और बहेंगी। मुलाकात दोस्ती में कब इनकी तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई और वो प्यार कब शारीरिक भूख में बदल गई। अब एक दूसरे से इन लोगों का शारीरिक संबंध बनने लगा। अब होता क्या है कि अब प्यार इनका इतना गहरा हो जाता है कि जो रमा देवी हैं वो कई बार अपने पति को ताना दे देती थी, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि अब इसके पास बैकअप हो गया था रजैया के रूप में। अब उसने अपने पति से दूरी भी बना ली। वो घर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई इसके पास विकल्प है, मरे जिए कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने घर जाती, यहाँ तक कि बीच बीच में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अपने बच्चों को भी एक तरीके से उसने छोड़ दिया। ज़्यादातर उसका मन अपने प्रेमी रजैया के साथ ही लगा रहता था। लेकिन कहानी जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है तब। दरअसल जो संपत है, अब उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रही, ज़्यादातर समय नहीं बिताती। उसे ये बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो बातचीत भी ना करती है। मैं बातचीत करूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अपने पैसे का बढ़वाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी बातें बोलता है अपनी पत्नी से कि मैं अपनी सैलरी बढ़ाते कमाते हैं कुछ। लेकिन पत्नी तो अब किसी और के साथ जाना चाहती थी। और ऐसे में जब उसने देखा कि संपत अपने आप कोशिश कर रहा है, वो पैसे अपने आप बढ़वा लेगा, घर में थोड़ा समय दे रहा है, तो उससे लगने लगा कि अब लग रहा है कि अब संपत को ही रास्ते से हटाना होगा। क्योंकि जब तक संपत किसी और लाइन पे था, वो दारू पी रहा था, वो बाहर रहता था, घर पर आता नहीं था, कहीं इधर रहता था, तो रमा देवी की लाइफ बस बिंदास चल रही थी उनके प्रेमी के साथ। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाती थी, उसे घर में बुला लेती थी, कहीं कुछ भी होटल में जाना सब कुछ रहता था, क्योंकि उसका पति दारूबाज हो गया था। जो दारू पिया करता था उसके साथ मारपीट करता था, वो खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब इनके लिए समस्या बढ़ने लगी। वो घर पर समय दे रहा है, अपने पैसे के बारे में भी सोच रहा है, किसी तरह किसी घर का आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पर विचार करने लगा उसने। तो ऐसे में इनको लगा कि अब मामला गड़बड़ हो सकता है। और इसके बाद रमा देवी ने प्लान किया। उसने सोचा कि क्यों ना कैसे भी करके मैं अपने शराबी पति को अब रास्ते से हटा दूं और इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं। यह पूरी कहानी सोचने के बाद वह यूट्यूब से ये सारी चीज़ सर्च करती है और पति को किस तरह से मारे, मर्डर करने के तरीके क्या होते हैं, आसान तरीका जिसमें चाकू भी इस्तेमाल ना हो, गन का भी इस्तेमाल ना हो, खून खराबा ना हो। उससे पता लगता है एक कीटनाशक के बारे में कि जो आप कान के अंदर डाल दो और मौत हो जाएगी। अब जैसे उसे यह आइडिया लगा तो उसे लगा कि ये तो मुझे खिलाना भी नहीं है, पुलिस को भी नहीं पता चलेगा, तो मैं कुछ भी ऐसा करती हूँ जो जहर से मंगवा ले। वो जहर वो मंगवाती है, मतलब कीटनाशक को मंगवाती है और अपने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी समझाती है कि इस तरह कैसे क्या करना है। बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देती है कि देखो तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे पति से दोस्ती करनी होगी, बीच बीच में जान पहचान करो, और उसे दारू की आदत तो है ही, तुम उसे फ्री में दारू पिलाओ, उसको बोलो कि शराब पार्टी करते हैं, इस जगह पर आ जाओ, और जैसे वहाँ पहुँचेगा तुम उसे मार देना, उसे इतनी शराब पिला देना कि वो नशे में आ जाए, और फिर मैं उस कीटनाशक को उसके कान में डाल दूँगी। होता भी कुछ ऐसा है। जब ये दोनों मर्डर प्लान कर लेते हैं, उसके कुछ महीने पहले से जो रजैया है वो अब रमा देवी के पति से दोस्ती कर लेता है और एक दिन उससे टकरा जाता है लाइब्रेरी में। फिर धीरे धीरे बातचीत करता है, दोस्ती को गहरा करते जाता है और आदत दिखाते जाता है। भाई वो तो आदत से मजबूर था, प्लानिंग के मुताबिक जो था क्या, रजैया क्या करता है
कि वो एक रोज़ कॉल करता है, यानी कि संपत को, और उससे बोलता है, पूरे प्लान के अकॉर्डिंग वो संपत को कॉल करता है और बोलता है कि संपत यार यहाँ पे एक मेरा मित्र है, आओ दारू शारू कॉफ़ी है, आपको पिया जाए, आज जम के पार्टी हो। भाई वो मित्र बन गया था और लत से, नशे से भाई वो आदी था, पहुंच जाता है वहाँ पे, जम के दारू शुरू होता है, शराब का नशा का सेवन करते हैं लोग। सेवन करते करते इसको इतना पिलाते हैं सब कि वो धीरे धीरे अब होश में नहीं रहता है, बस आंखें हल्के हल्के समझिए, बस वो देख पा रहा होगा कि मैं फला जगह हूँ, ये है। फिर जब ये नशे में पूरा टुल्ल हो जाता है, तब ये इसका बॉयफ्रेंड रजैया रमा देवी को फ़ोन करता है और कहता है आ जाओ जाने मन। वो भी आती हैं, रमा देवी जो एक्ट्रेस बनी हुई है, आती है और देखती है, ये भी अब नशे में हालत में तो है, लेकिन ये देख रहा है कि हाँ हमारी पत्नी आई हुई है। इमेजिन कर रहा होगा कि हाँ अंतिम समय में भी कि क्या बीत रहा होगा। वो जो कीटनाशक रखती है वो उसके कान में डाल देती है। कान में डालने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चलो अब तो इसका कहानी अब समाप्ति हो जाएगा, अब हम लोग की ज़िंदगी मज़े में कटेगी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके सामने, सोचिए अभी वो मरा नहीं है, उसके सामने ही अपना किसिंग वगैरह सीन कर लेता है सब। सोचिए ये कितनी जिम्मेदार महिला, जो नाश्ता से लेके सब कुछ किया करती थी, सुबह बनाती थी, अपने बच्चों के लालन पोषण में ध्यान देती थी, वो वासना में वशीभूत होकर अपने पति के सामने ही मारती है अपने पति को, और अभी इतना बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि उसके सामने ही किसिंग का सीन भी शुरू हो जाता है। हिमेश रेशमिया वाला इन लोगों का किसिंग जैसे समाप्त होता है, इंतजार करते हैं लोग कि अब वो मर जाए। कुछ देर बाद वो मर जाता है, फिर ये अपने घर को चली जाती है, रजैया अपने घर चला जाता है। अगले दिन उठती हैं, और इनका जो महिलाओं का कहा जाता है तिरचेत्र, वो इनका शुरू होता है। अपने बच्चों को जगाती है, कहती है पापा नहीं मिल रहे हैं। सोचिए जो मतलब डेली कोई चिंता नहीं होती थी, अब उनको चिंता होने लगी। मोहल्ले वाले भी समझदार है भाई, हर कोई लोगों को लगता है, प्रेम में पड़े युवक या युवतियों को ये लगता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, हाँ मस्त हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बड़ा चालाक समझते नहीं। हर किसी की निगाहें रहती है, हर कोई जांच लेता है कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है। फिर ये जाती हैं नाटक करते हुए, पुलिस को गुमराह करती हैं कि हमारा पति नहीं मिल रहा है, ये है वो है। पुलिस भी अपनी टीम गठित करती है। 3 से 4 घंटे में पुलिस इनको फिर कॉल करती है, रमा देवी को बताती है कि एक लाश फ्लाईओवर के पास मिली है, आप आइए उसकी शिनाख्त कर लीजिए। ये शिनाख्त करने के लिए जाती हैं तो जानती हैं कि पहले से दिमाग में है कि तो मेरा ही होगा। वहाँ जाकर हाँ हाँ साहब यही मेरे पति हैं। बहुत दारू पीते थे, लग रहा निपट गया, रोना गाना अपना जो भी है शुरू कर देती है। पुलिस भी सोचती है भाई हो सकता है यही चीज़ें हों। फिर ये होता है चलिए भाई इसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। अब पोस्टमार्टम का नाम सुनते हैं कि हड्डी कांपने लगती है, भैया पोस्टमार्टम हो गया तो पकड़ में तो आई जाए। अब ये सोचती है कि भैया अब क्या किया जाए, तब दिमाग कहती है नहीं मेरे पति को अब मरने के बाद काटा पीटा नहीं जाएगा। अब पुलिस सोचती है भाई ये क्या ऐसे सोच रही है। पुलिस भी भाई अपना दिमाग लगाती है, भाई पुलिस है। कहते ठीक है नहीं पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ले चलते हैं, तब तक कुछ और प्रक्रिया संपन्न कर ले। और इस दौरान पुलिस अपनी एक टीम इनके मोहल्ले में भेज के इन लोगों के बारे में जानकारी लेती है, और दूसरा इनके नंबर का सीढ़ियार निकालती है। सीढ़ियार में जब देखती है कि रजैया नाम के व्यक्ति से इनकी बहुत ज़्यादा बात होती है, और वहाँ मोहल्ले में भी अपनी दूसरी टीम को सूचित करके पूछती है कि ये पता करो, तो मोहल्ले वाले भी बताते हैं कि हाँ उसका आना जाना है और बच्चलन औरत और बन चुकी है। तब पुलिस धीरे से पोस्टमार्टम करा लेती है, इनको बैठाती है, कहती है हमें सब पता चल गया है, अब या तो खुद अपने मुंह से बता दो, नहीं तो सारी चीज़ें भाई पुलिस के रवैये जानते ही हैं। तब ये टूटती है और सारी बातें बताती है कि कैसे कीटनाशक कान में डाला, कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाना चाहती थी सबको मार के, और इसके बाद अपने बच्चों को भी मारना चाहती थी। सोचिए इसी प्रक्रिया से उनको भी मार देती है। तो दोस्तों पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। और एक और चीज़ बताओ कि सोनीपत में सेम इसी प्रकार का वो मामला था। 2024 में उसने अपने पत्नी को मारा, पति को मारी थी। अभी अगस्त 2025 में उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं।
तो कभी भी कोई भी बॉडी यदि आपको लगता है कि हाँ हमारा कोई परिजन मर गया और संदेहात्मक मौत है तो उसका जरूर पोस्टमार्टम कराइए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगा तो 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी कातिल 100% पकड़ा जाएगा। जैसे सोनीपत का केस हुआ था, इस केस में भी ये लोग पकड़े जाते हैं, वाइफ एंड रजिया, इन लोगों को जेल होती है। अब इन लोगों के पीछे बच्चे, इन लोग के अय्यासी के चक्कर में, वासना के वशीभूत होने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लोग सोचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अरे ठीक है, तुम्हें उसके साथ लड़ना था, अपने बच्चों को भी छोड़ना था, छोड़ के उसके साथ चली गई होती। और रजिया को भी ये सोचना था कि ठीक है हमको तो इससे मतलब, इसको लेके कहीं चले जाते हैं। तो लोगों को आजकल सबसे आसान तरीका हो गया कि भाई मौत के घाट उतार दो। ये आप जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि यदि आप गुनाह कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। आज आपको सज़ा मिले या कल, आपको सज़ा 100% मिलेगी, क्योंकि पुलिस का हथकंडा बहुत बड़ा, मैंने कहा जाता है ना, पुलिस के हाथ बहुत बड़े होते हैं। ध्यान रखें आगे से कभी भी इसी प्रकार, कभी भी कुछ भी हो जाए वासना के, इस प्रकार अपने ऊपर हावी न होने दीजिएगा कि ऐसी घटनाएं कभी हों। चलिए, अब तो उनके लाइफ जेल में कटेगी, बाकी बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री प्रक्रिया है। यदि फ्री प्रक्रिया नहीं होती तो मैं कहता भी नहीं, लेकिन आपके लिए ये फ्री है, लेकिन मेरे लिए मेरा मनोबल हाई होगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।